हमारे यहाँ अक्सर डिलीवरीज़ अभी भी ऐसी जगहों पे होती हैं जो प्रॉपर हेल्थ की फैसिलिटीज़ से एक्यूप नहीं होते। गली मोहल्लों में दाइयाँ करती हैं ये काम, जिसकी वजह से बहुत से इश्यूज़ आते हैं और उनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। बाकायदा एक बिज़नेस बना हुआ है और उनसे लोग सर पे हाथ फिरवाना, उनसे दुआएं करवाना, ये सब एक अजीब ट्रेंड है। बजाय ये कि उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए, उनको पेशेंट के तौर पे डील किया जाए, तो उस ट्रैक पे ले जाया जाए, इनको इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे पास आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है हैवी स्कूल बैग्स का, एक अंदाजे के मुताबिक एक बच्चे का स्कूल बैग 20 केजी के राउंड भी हो सकता है और 20 केजी उस बच्चे का अपना वज़न भी बाज़ नहीं होता। तो वो कैसे? बिल्कुल। और जब बच्चे वो पहन के कुछ वॉक करते हैं या किसी भी तरीके से जाते हैं वो स्कूल में, तो उनका पूरा पोस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरबाडा, आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक UNDP के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 6.5% जो बच्चे हैं वो डिसेबिलिटी का शिकार हैं, कहीं ना कहीं ऐसी बीमारियों का शिकार हैं जो पैदा होने के बाद बच्चे उसमें मुब्तला हो जाते हैं। और 2014 के सर्वे के मुताबिक 2.6% जो पर एनम जो बच्चे हैं इसमें डिसेबिलिटी की जो ग्रोथ रेशो है वो बढ़ रही है। तो आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है वो पैदा होने के बाद डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं, जिसमें CP चाइल्ड है, जिसमें क्लब फुट है और डिलेड माइलस्टोन का जो बच्चे शिकार हो जाते हैं। तो इन तमाम तर बातों को आगे बढ़ाएंगे और इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल मनान जो कि पीड रिहैब स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया टाइम दिया आपने। ग्लैड टू बी हियर। बच्चे आजकल बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो परेशानी में मुब्तला हैं कि कहीं ना कहीं किसी फैमिली में बच्चा वो डिसेबिलिटी का शिकार होता है पैदा होने के बाद, या डिलेड माइलस्टोन का शिकार हो जाता है। बच्चे में वो ग्रोथ नहीं होती, एक जो प्रॉपर टोन होती है, मसल टोन, वो डेवलप नहीं हो पाती, या और बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात? जहाँ तक वजूहात की बात की जाए तो इसके डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं पाकिस्तान में। एक मेन चीज़ जो मैं समझता हूँ उसमें अवेयरनेस का मसला है। बच्चों को जब कोई इशू आ रहा होता है प्रेगनेंसी में, जब पेरेंट्स में, फैमिलीज़ में कोई इशू चल रहा होता है, तो प्रेगनेंसी पे भी इफ़ेक्ट करता है। मदर की जो हेल्थ है वो बच्चे की हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चे को किस तरह से डील करना है। और राइट आफ्टर बर्थ उनके, हमारे यहाँ अक्सर डिलीवरीज़ अभी भी ऐसी जगहों पे होती हैं जो प्रॉपर हेल्थ की फैसिलिटीज़ से एक्यूप नहीं होते। गली मोहल्लों में दाइयाँ करती हैं ये काम, जिसकी वजह से बहुत से इश्यूज़ आते हैं ड्यूरिंग बर्थ, बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ भी। तो ऐसी कंडीशन में जब भी कोई इशू होता है तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक तो प्रॉपर जगह पे ये सारी सर्विसेज जो हैं वो अवेल करें और उसके फ़ौरन बाद किसी भी स्पेशलिस्ट के पास उनकी असेसमेंट प्रॉपर करवाएं, ताकि अगर कोई बच्चों में कोई इशू आ रहा है या हमें लगता है कोई इशू हो सकता है आने वाले टाइम में, तो उस ट्रैक पर उसका ट्रीटमेंट किया जाए शुरू से, ताकि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, पेरेंट्स को कब पता चलता है, या वो पेरेंट्स को कब पता चले कि ये मसला बच्चे को है, कब उनको किसी कंसल्टेंट के पास विज़िट करना चाहिए? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मसला हमें आता है कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं अमूमन, तो वो उस वक्त पे आते हैं जब उनका टाइम काफ़ी सारा वेस्ट हो चुका होता है, जब वो क्रैक्स के पास जा चुके होते हैं उससे पहले, या गली मोहल्लों में मुख्तलिफ लोगों से मशवरा ले चुके होते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ जिस वजह से मैं इस फील्ड में आया स्पेसिफ़िकली। मैं कुछ साल पहले जब प्रैक्टिस में था तो मेरे पास एक फ़ीमेल आई क्लिनिक पे, तो मेरा ऑफ टाइम था, मैं निकलने लगा था। वो फ़ीमेल अपने एक बच्चे को लेके आई जिसकी उम्र कुछ 2 साल के करीब थी, और उस फीमेल ने मुझे बताया कि मेरी 4 बेटियां हैं और उसके बाद अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया है और वो एक बच्चा भी किसी डिसेबिलिटी का शिकार है। मैं जब उनसे पूछा कि आपने इतने अरसे में अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया बच्चे का, तो शी सेड कि मैं इस बच्चे को बहुत से लोगों के पास लेकर गई हूँ और पीरों फ़कीरों के पास ले गई हूँ, दम करवाए हैं, इलाज करवाए हैं। कोई कहता है ये अल्लाह का वली है, कोई कहते हैं अल्लाह की भैंस है, कुछ इस तरह के वर्ड यूज़ करके। तो उस खातून को उन्होंने घर भेज दिया और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो मुझे तब इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि हमारे इस पढ़े लिखे माशरे में भी कोई एक बंदा उनको अभी तक ऐसा नहीं मिला जो उनको प्रॉपर गाइड कर सके कि इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। आप फिज़िकल थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, आप फिजिशियंस के पास, स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, ताकि इसका प्रॉपर डायग्नोसिस हो और वो राइट ट्रैक पर आए। और उस बच्चे की ऐसी कंडीशन थी कि उसमें बेहतरी के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं इस फील्ड में जाके लोगों को ज़रूर गाइड करेंगे, एटलीस्ट अवेयरनेस देंगे कि बच्चों को जब भी कोई ऐसा मसला फ़ील होता है तो आप उनको अपने जो भी करीबी उनके सर्विसेज अवेलेबल होती हैं उधर जाके उनका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात की। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारा अवेयरनेस का जो फुकदान है, पॉपुलेशन को इतना अवेयर नहीं है, और बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं कि हमने देखा है कि
पाकिस्तान में ऐसे दरबार हैं कि जहाँ पे अपने बच्चे, जो लोग समझते हैं कि उनके बच्चे की डिलेड माइलस्टोन है या कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी का शिकार है, तो उसको कई लोग दरबारों पे भेज देते हैं कि यह शायद इसी वजह से ये बच्चा पैदा ही उसके लिए हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस चीज़ को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ये मसला ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि हमारे इस रीजन का मसला है। इंडिया की एक वीडियो बहुत वायरल हुई जो हमने इंडो पाक देखी। में तो ये बहुत बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। इंडियन एक बच्चा जो 8-10 साल का था, स्पाइना बाइफिडा एक प्रॉब्लम होता है जिसमें सिस्ट भी बन जाता है बैक पे, लोअर बैक पे। तो उसमें एक दुम की शक्ल में सिस्ट बना होता है उस बच्चे को, और बाकायदा उस एरिया के लोग उसको पूजने के लिए आते थे, और अभी भी वो वीडियोस अवेलेबल होंगी। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हमारे इस रीजन में भी अगर कोई ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं, स्पेशली आप देखते होंगे जब आप ट्रैवल करते हैं तो टर्मिनल्स पे, अड्डों पे और दरबारों पे भी ऐसे बहुत से बच्चे जो छोटे सर के माइक्रोस्फेलिक चाइल्ड होते हैं, छोटे सर के बच्चे अक्सर मेडिकल प्रॉब्लम, और इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है किसी हद तक। लेकिन उन बच्चों को स्पेशली एक माफिया पीछे से फीड भी कर रहा होता है, उनको तैयार भी बाज़ किया जाता है जो नेचुरली भी ऐसी कंडीशन में होते हैं, और उनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। बाकायदा एक बिजनेस बना हुआ है, और उनसे लोग सर पे हाथ फिरवाना, उनसे दुआएं करवाना, ये सब एक अजीब ट्रेंड है। बजाय ये कि उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए, उनको पेशेंट के तौर पर डील किया जाए, तो उस ट्रैक पर ले जाया जाए, इनको इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। डॉक्टर साहब, ये एक फुकदान तो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे कि पीड्स रिहैब के पास अपनी सर्विसेज के लिए जाते हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए भी बच्चे को ट्रीट किया जाता है। तो घर पे पेरेंट्स इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं कि ये तरीका इलाज घर पे कैसे किया जा सकता है? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी किसी स्पेशलिस्ट के पास आप जाएंगे तो आप बच्चे को कुछ देर के लिए लेके जाएंगे, आधे घंटे, एक घंटे के लिए, एक सेशन के लिए। लेकिन उसके बाद जो 23 घंटे बच्चे ने अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, अपनी फैमिली में रहना है, अपने पीयर ग्रुप में रहना है, वहाँ पर उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। इसके लिए हम प्रेफर ये करते हैं और पेशेंट्स को गाइड ये करते हैं कि आप अपने बच्चे को किसी भी अपने करीबी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएँ, उनसे होम प्लान डिज़ाइन करवाएँ। उस होम प्लान का फ़ायदा ये होता है कि वो जो सेशन वहाँ पर उनको क्लिनिक पे मिल जाएगा, उसके बाद उस होम प्लान को घर पे फॉलो करें। हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ADLS का, एक्टिविटी डेली लिविंग्स का। उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चे का जो डेली उसकी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान करें, उसमें मॉडिफिकेशन करें, कस्टमाइज़ हर बच्चे के लिए हम अलग से बनाते हैं, ताकि पेरेंट्स उनको घर पे वो एक्टिविटीज़ ना सिर्फ करवा सकें बल्कि उनको ईजिली मॉनिटर भी कर सकें, ताकि बच्चे की जो प्रोग्नोसिस है, उसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट है, वो बेहतर भी हो सके और जल्दी भी हो सके। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका सोशियो इकनॉमिक स्टेटस इतना अच्छा नहीं होता और वो अफोर्डिंग नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि ये तरीका इलाज थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, तो वो लोग जो डिज़र्विंग हैं या जो मैनेज नहीं कर सकते, तो उनके लिए कि आपकी कोई सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं? हमारे पास आपने पहले कुछ स्टैट्स शेयर किए, मैं एक चीज़ उसमें ऐड करता चलूँ कि ह्यूमन राइट्स वाच के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान में 27 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं। जहाँ तक बात हमारे यहाँ पे लोगों की है, 50% से ज़्यादा लोग तो अंडर प्रिविलेज्ड हैं और पॉवर्टी का शिकार हैं। तो ऐसी कंडीशन में जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ओबियसली उनके पास हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं होती। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट लेवल पर बहुत से NGOs भी काम कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट लेवल पर डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, DHQs भी हैं, THQs हैं, लेकिन बेसिक हेल्थ यूनिट में रिहैब की फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं है। हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट उस तरफ भी उसमें रिहैब की फैसिलिटीज़ लाए। उसके साथ साथ स्पेशल एजुकेशन के स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी फिजिकल थेरेपिस्ट अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर भी बच्चों का ट्रीटमेंट हो सकता है, बच्चों की स्कूलिंग भी वहाँ पर हो सकती है। और इन सब के बावजूद हमारी कोशिश ये है कि हम पेडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम पूरे पाकिस्तान से जो भी रिहैब के स्पेशलिस्ट हैं या पीड्स के रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर उन एरियाज़ में जहाँ पर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, हमारी कोशिश होती है कि जब भी लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम उनके एरियाज़ में उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं, और जो अफोर्डिंग होते हैं या जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी उसमें करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे स्कूल से याद है कि हैवी बैग्स बच्चे जो छोटी उम्र में जब इतना उन पे वो किताबों का बोझ लाद दिया जाता है, तो वो कमर दर्द का शिकार करते हैं, मतलब कंप्लेन कर रहे होते हैं। या छोटे बच्चों में हमने देखा है कि कमर, वो कहते हैं जी हमें कमर दर्द होना शुरू होगी, तो उसकी भी वजूहात क्या होती है? आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पास आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है हैवी स्कूल बैग्स का, एक अंदाजे के मुताबिक एक बच्चे का स्कूल बैग 20 kg के राउंड भी हो सकता है, और 20 kg उस बच्चे का अपना वजन भी बाज़ नहीं होता। तो वो कैसे? बिल्कुल। और जब बच्चे वो पहन के कुछ वॉक करते हैं या किसी भी तरीके से जाते हैं वो स्कूल में, तो उनका पूरा पोस्चर डिस्टर्ब होता है, और पोस्चर डिस्टर्ब होने की वजह से उनकी बैक एक शुरू हो जाती है, उनके शोल्डर्स में पेन शुरू हो जाता है, और ऐसे बच्चे फिर स्टडी में भी बड़ा लैग करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को गाइड करें,
उनके पेरेंट्स को गाइड करें कि स्कूल बैग्स के जो उनको व्हील्स वाले बैग लेके दिए जाएं, या फिर हम स्कूल्स में जाके उनको ये गाइड करते हैं कि आप स्कूल्स में बच्चों को लॉकर प्रोवाइड करें जहाँ पर जो डेली यूज़ वाली बुक्स नहीं वो वहाँ पर रखी जा सकें, और कुछ जो होमवर्क है वो घर पे दिया जाए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि स्कूल्स में अमूमन जो चेयर्स होती हैं वो बायोमैकेनिकली डिज़ाइन नहीं होती, वो इतने बैड पोस्चर में होती हैं कि वहाँ बैठ कर पढ़ना और वहाँ पर 8 घंटे गुजारना बच्चों का वो बड़ा डिफ़िकल्ट है, और उसमें पोस्चर बच्चों का ख़राब होता है। ना सिर्फ उससे हेल्थ ख़राब हो रही थी, उसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट और जो स्टडी में लैग करना वो सब इश्यूज़ भी इस वजह से आ रहे होते हैं। तो एक तो ये कि स्कूल्स में ऐसे लॉकर्स मौजूद होने चाहिए जहाँ पर बच्चों को बैग वहाँ स्टोर करने की जगह हो, और घर में भी पेरेंट्स को चाहिए कि कोई भी ऐसी फैसिलिटी व्हील्स लगा जो बैग होते हैं वो यूज़ कर लिए जाए, या फिर एटलीस्ट उसका वेट कम कर लिया जाए। डॉक्टर साहब, फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ मेंटल ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्क्रीन एडिक्शन का शिकार हैं, तो उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं बच्चों को? आज का ये मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्पेशली कोविड के बाद से हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे आए हैं। और मेरे पास अक्सर जो बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, मैं पेरेंट्स को हमेशा गाइड करता हूँ कि आप बच्चे के साथ खुद टाइम स्पेंड करें। जो अर्ली डेज़ होते हैं बर्थ के बाद से 6 इयर्स तक के बच्चे क्रूशियल टाइम होते हैं उनकी ग्रोथ के। हम पेरेंट्स को ये गाइड करते हैं कि आप पेरेंट्स में से कोई एक शख्स एटलीस्ट बच्चे के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें, उनसे टॉक करें, उनसे बातें करें, उनसे स्टोरीज सुनें। ये जब एक्टिविटीज़ नहीं होती तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को गैजेट्स दे देते हैं, उनको फ़ोन दे देते हैं, उनको स्क्रीन प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में बच्चा जब यूज़ कर रहा होता है तो ऑटोमेटिकली उसका जो हैप्पीनेस का लेवल होता है वो इंक्रीज़ करता है, उसका डोपामिन इंक्रीज़ कर रहा होता है, उसको एडिक्शन होना शुरू हो जाती है। जैसे नशा लोग ड्रग्स का करते हैं, इसी तरह से स्क्रीन का एडिक्शन बच्चों में हो रही है आजकल। और उसके बाद जब बच्चे से फ़ोन लिया जाता है या कोई स्क्रीन ली जाती है तो बच्चा इस तरह से रोता है और वावेला डालता है कि पेरेंट्स जान छुड़वाने के लिए फिर से उसको वो टैबलेट या फ़ोन या स्क्रीन उसको दोबारा दे देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब पेरेंट्स हमसे इसका हल पूछते हैं तो हम उनको ये मशवरा देते हैं कि इसका ये हल नहीं है। अगर आपने बच्चे को लगा दी किसी वजह से स्क्रीन पे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्क्रीन ले लें और बच्चा रुक जाएगा। आपको चाहिए कि आप उसको कोई अल्टरनेट प्रोवाइड करें बच्चे को। उसका अल्टरनेट बेस्ट जो हो सकता है वो ये है कि आप उनको माइंड गेम्स, माइंड चैलेंजेस या फिज़िकल एक्टिविटीज़ दें। बच्चे को अपने साथ पार्क में लेके जाएं, उनको घर में कोई ऐसी फैसिलिटी दे दें, उनको कोई बुक्स दे दें, उनको कुछ टॉयज़ दे दें, या उनको जो माइंड गेम्स हैं वो उनको पजल्स वगैरह दी जाएँ ताकि बच्चा उसको चैलेंज के तौर पे भी ले और उसमें इंटरेक्ट भी हो और स्क्रीन से जान छूट जाए। या एटलीस्ट मैं पेरेंट्स को ये गाइड करता हूँ कि अगर आपको ज़रूरी किसी एक स्पेसिफिक टाइम में किसी एक्टिविटी में बच्चे को स्क्रीन देनी भी है तो आप फ़ोन के बजाय आप उनको टीवी दें। आप उनको स्क्रीन पे लगी हुई LCD दिखाएं ताकि बच्चा दूर से बैठ के उसको ऑब्जर्व करे और आप देख रहे हो कि बच्चा उस वक्त स्क्रीन पे क्या चीज़ देख रहा है। उसका एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अब्दुल मनान, पीड्स रिहैब स्पेशलिस्ट। अपनी कीमती आरात से हमें आगाह कर रहे थे और ये बता रहे थे कि बच्चों में डिलेड माइलस्टोन या ऐसी डिसेबिलिटी जो बर्थ के बाद होती हैं उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं और उसका तरीका इलाज क्या है, अपने उससे बचाव कैसे मुमकिन है और किन किन हमें स्पेशलिटीज़ के पास अपने विजिट्स लेकर जाना चाहिए, कहाँ से हमें कंसल्टेशन लेनी चाहिए। तो ये तमाम बातें इस मौजू पे हमने बात की। तो आज का शो अपने अख्ताम को पहुँच रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको शो पसंद आया होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर एयर माडा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।